पांकी के कुनवाई पंचायत प्रांगण में आयोजित ये बुद्धिजीवी सभा को संचालित करने वाले अनिल कुमार सिंह जी, जो एक शिक्षक हैं, अध्यक्षता करने वाले अभिभावक सतानंद सिंह जी, लखन चाचा, सुरेंद्र सिंह जी। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है और मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई इसी झारखंड से किया है। मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ झारखंड रहा है। मैं इसी मिट्टी से आज डॉक्टर बना हूँ और इसी मिट्टी में मिल जाना भी चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल से आता हूँ और मेरे जो गुरु हैं जयप्रकाश नारायण यादव, उनकी प्रेरणा से मैंने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया था और लालू जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे जैसे अगर पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं तो वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो अपने लोगों का दर्द समझते हैं। मैं जब इस पांकी में पहली बार मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर, विधायक प्रत्याशी बनाकर जब मुझे पहली बार भेजा गया था पांकी, तो मैं पांकी की जनता को 1 महीने तक चुपचाप अपनी गाड़ी से आता था और कहीं पे खड़ा होकर, किसी बाजार में खड़ा होकर चुपचाप जनता को देखता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, किस प्रकार का अपना जीवन यापन करते। 1 महीने तक मैंने इस बात की घोषणा ना की ना होने दी कि मैं पांकी विधानसभा में चुनाव लड़ने के माध्यम से आया हूं या फिर मुझे लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी बनाकर भेजा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। चुपचाप अपनी गाड़ी से आता था अपने ड्राइवर के साथ या अकेले भी आता था और आप सबों को बड़े ध्यान से देखता था, तो मुझे आप अलग नहीं लगे। तो मैंने जाकर कहा था अपने कार्यालय में कि ठीक है, मैं उस कार्यालय में जाने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल को प्रमोट करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले वहां के लोगों का समस्या को सुलझाने का काम भी करूंगा। देखिए, मैं अपने संगठन का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जो पांकी विधानसभा में बड़े बड़े नेता को देख रहे हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, ये आरजेडी का ही उपज है। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद ही वो विधायक बने या कहीं के मंत्री बने। उसके पहले आरजेडी के बैनर से पहले उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि हम लोगों ने 20 साल तक कोई भी प्रत्याशी देने का काम यहाँ पर नहीं किया और न ही गठबंधन में हम कोई चुनाव लड़े। किसी कारणवश से, राजनीतिक गतिविधि के कारण यहाँ पर हमारा उम्मीदवारी 20 सालों से नहीं था। अब उम्मीदवारी हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ अपने छूटे हुए लोगों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है और हम इसलिए आए हैं क्योंकि 20 साल पहले हमारी बात सुनने के लिए हमारा संगठन यहाँ जीवित था, लेकिन 20 साल जब हम यहाँ पर नहीं रहे तो हमारे लोगों को, हमारे लोग कौन है? हम लोग जो गरीब हैं, किसी जाति की मैं बात नहीं कर रहा, गरीब की बात कर रहा। हम जो गरीब हैं, इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था। मैं जब भी पांकी में आता हूँ, ना तो यहाँ पर कोई सड़क है, ना ही बिजली की उत्तम व्यवस्था है, ना ही कोई सामुदायिक भवन है, ना ही यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कूल है जहाँ पर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपने ठेकेदार को वोट दिया, रोड आपका ठेकेदार भी नहीं बनाया। आपने व्यापारी को वोट दिया, आपके क्षेत्र का व्यवसाय पूरे जोर पर चल रहा है। देशी क्षेत्र छोड़ दीजिए, पूरे देश का व्यवसाय हो रहा है। जब तक यहाँ पे मौजूद बुनियादी असुविधाओं को दूर करने वाला कोई जनप्रतिनिधि अगर नहीं आएगा
और सच्चे मन से, नियत से अगर विकास की बात नहीं करेगा तो आपके क्षेत्र का विकास एकदम असंभव है। मैं पांकी विधानसभा के कुछ लोगों को जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं आया, मेरे साथ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे यहाँ भीड़ की चिंता नहीं है, मुझे भीड़ की तनिक भी चिंता नहीं है कि यहाँ पर लोग 500 की संख्या में क्यों नहीं जुटे। मुझे इस बात का गर्व है कि इस मंच पर सिर्फ बुद्धिजीवी बैठे हैं और वैसे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो जन प्रतिनिधि बनकर इस आपके इस क्षेत्र में सेवा देने का काम करते हैं। और यहाँ मंच के नीचे मैं जनता से ऊंचे वाले मंच पर बैठना पसंद नहीं करता और ऐसे कतारबद्ध में भी बैठने मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी ये रुचि नहीं रही। मेरा जो भी आप कार्यक्रम देखिएगा मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में बैठ जाऊं या वो ऐसी कतार में बैठूं कि कोई भी किन्हीं का अपमान ना हो जाए कि वो मेरे पीछे बैठे हैं या मेरे आगे बैठे हैं। तो मैं आयोजक समिति से ही बोलूंगा कि आगे का जो भी आप कार्यक्रम करें इस बात का ख्याल रखें कि जनता के बराबर बैठाइए और एक ही कतार में बैठा दीजिए, किसी को आगे और पीछे मत कीजिए। आगे मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जब मैं जाता हूं सुदूरवर्ती क्षेत्र में, तो सड़क पर जब मेरी गाड़ी चलती है तब मुझे ख्याल आया एक डॉक्टर होने के नाते कि जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती होगी या किसी को अस्पताल जाने की जल्दी होती होगी, ये सड़क इतना खराब है कि गाड़ी में या तो वो डेड हो जाती, मर जाती होंगी, या फिर उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती होगी कि जहां पर 5,000 रुपए का खर्च का बात था वो 50,000 के पार हो जाता होगा। ये इनकी स्थिति गंभीर बना सकता है एक बीमार आदमी को, क्योंकि सड़क तो आपके गांव को शहर से जोड़ता ही नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों का बुनियादी असुविधाओं से जब लोगों को मैं देख रहा था, उनसे मिल रहा था, तो बीच बीच में बहुत सारे लोगों का समस्या भी आता था। गुरुजी के गांव का एक समस्या आया था मेरे पास, लोगों ने मुझे बस समस्या दूर करने के लिए बुलाया। देखिए मैं कोई विधायक तो हूं नहीं कि मेरे एक फोन से समस्या दूर हो जाता, लेकिन इनका विश्वास था कि नहीं सर आप कर सकते हैं। अब इनके विश्वास से मुझे विश्वास हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूं। मैं इनके गांव में गया जहां पर लगभग 1 महीने से या 1.5 महीने से लोग अंधेरे में थे। वहां पर ट्रांसफार्मर खराब था। मैंने तत्काल वहां के एसडीओ को फोन लगाया और उनको कहा कि आप यहां पर ट्रांसफार्मर या तो बनवाकर बिजली देने का काम करें या बदल दें। और हमने उनसे निवेदन किया और एसडीओ साहब ने 3 दिन के अंदर में वहां पर या सप्ताह भर में ट्रांसफार्मर देने का काम किया और लोग 1.5 महीने बाद उजाले में रात को देख पाए। इसी तरह कुछ दिन पहले एक पोस्टमैन की नौकरी करने वाले एक पासवान भाई के बड़े भाई का 3 दिन पहले टांग टूट गया और डाल्टनगंज में खर्च बताया गया 55,000। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने 55,000 को 30,000 में बदल दिया। वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि पांकी की जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है वो दूर हो। आपके बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। मुझे गुरुजी के माध्यम से और इस कमेटी के वीरेंद्र जी के माध्यम से, लखन चाचा के माध्यम से और सदानंद चाचा के माध्यम से मुझे पता चला कि इन असुविधाओं के बीच में भी कुछ ऐसे मुखर लोग हैं जो चाहते हैं कि क्षेत्र में कॉलेज खुले। और इनके पहले मीटिंग में मैं आया था जहां पर 10 से 15 लोग मौजूद थे। मैंने उस मीटिंग को भी किया था और वहां पे लोगों की बातें सुनी। तो लोगों का जो मन है कि मेरे क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज खुले, यहाँ पर बैठे ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ये सिर्फ ये जान रहे कि हाँ आईटीआई कुछ अच्छा चीज होता होगा, खुलेगा तो फायदा होगा, लेकिन वो बृहद रूप से नहीं जानते कि आईटीआई खोलने की मांग आपके क्षेत्र में आपके शिक्षक जो रिटायर कर चुके हैं
वो चुपचाप बैठ नहीं रहे, या फिर जो अभी कार्यरत है वो भी चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है आईटीआई कॉलेज में कि चाहते हैं कि लोग हमारे क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज खुले? तो सबसे पहले आईटीआई कॉलेज को आप समझिए। आईटीआई कॉलेज एक तरह का प्रशिक्षण देती है, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बोल सकते हैं आपको इसको हिंदी में, और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। कहने का मतलब ये है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा संस्थान खुलता है, ट्रेनिंग संस्थान, जहां ट्रेनिंग दिया जाता हो, जैसे किताब और कॉपी में आप कखा गखा पढ़े थे स्कूल में, उसी तरह मशीनरी चीज को इस कॉलेज में पढ़ाया जाएगा कि मशीन बनता कैसे है, और तरह तरह के मशीनों की जानकारी इस कॉलेज के माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार में जो भी सेकेंड और थर्ड क्लास की नौकरियां निकल रही है, फोर्थ क्लास की जो नौकरी निकल रही है, ऐसे ही मान्यता प्राप्त कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया है। अब आपके क्षेत्र से कॉलेज का जो दूरी है लगभग 40-42 किलोमीटर है। कोई अगर पुरुष हो, कोई लड़का हो तो ठीक है, साइकिल से बाइक से चला जाएगा, लेकिन यहाँ की महिलाएं जो बेटियां होंगी उनको 40 किलोमीटर भेजना एक पहाड़ उठाने जैसा काम है, क्योंकि असुरक्षा की भावना और आमदनी को देखते हुए लोग इतनी दूर तक जाकर पढ़ाई करना असंभव है। इसीलिए यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज खोलने की मांग रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन मैं पहली बार आया था आईटीआई कॉलेज के मीटिंग में, जहां बहुत कम लोग थे, मैंने उसी दिन कहा था कि ये जो विभाग है झारखंड सरकार का, वो हमारे मंत्रालय, गठबंधन की सरकार में आरजेडी भी सरकार में है, और हमारे जो मंत्री हैं माननीय आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, वो हमारे आईआईटी मिनिस्टर भी हैं। कौशल विकास, श्रम नियोजन, प्रबंधन, सारा विभाग उनके पास में है। उनके लिए आपके क्षेत्र में कॉलेज का घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं। उनके पास भी जवाब चाहिए, या जवाबदेही उनका भी बनेगा कि ठीक है, अगर वहाँ खोले तो क्यों खोले, आवश्यकता क्या है, क्योंकि पलामू में एक आईआईटी कॉलेज पहले से मौजूद है, तो पाकी में ही क्यों चाहिए। इसीलिए मैंने इस चीज का उत्तर खोज के निकाला कि जब जनता जागती है, जब जनता जागती है तो हक से मांगती है। जिस दिन आप जाग जाइएगा 5,000 से 10,000 की संख्या में, तो वो सरकार की मजबूरी बन जाएगी कि यहाँ पर आईआईटी कॉलेज खोले। और आईआईटी कॉलेज खुलने से आपके क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो कुशल तो हैं, उनके अंदर कौशल तो है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए झारखंड सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे कि आपके बच्चों को कुशल और कौशल के साथ उसका विकास कर सके। इसलिए विभाग का नाम डाला गया कौशल विकास विभाग। आपके बच्चे ऐसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहां से जब ट्रेन होकर सर्टिफिकेट लेंगे तो वो इतने ट्रेन हो चुके होंगे कि नौकरी देने की जगह लेने की जगह वो देने लगेंगे, क्योंकि उनके अंदर हुनर आ जाएगा और उस हुनर का विकास कैसे करना है उनको मार्केट मिलने लगेगा। तो बहुत बार 100 में 90 बार ऐसा होगा कि लोग रोजगार नहीं करेंगे बल्कि रोजगार देने की बात करेंगे। एक कॉलेज आएगा और कम से कम लाखों की संख्या में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हमारे क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब यहाँ पर आईआईटी जैसे या आईटीआई जैसे शिक्षण संस्थान यहाँ पर बने। अगर आईटीआई यहाँ बनेगा और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जब सोचना शुरू कर देंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पे आईआईटी की जगह आईटीआई भी बनना शुरू हो जाए। आपको इस पार्टी को अगर बनाना है सबसे बेहतर विधानसभा, दिखाना है इसको मॉडल के रूप में, जहां पर चौड़ी सड़कें आपके गांव के भीतर हो
और पक्की नालियां उसके दोनों ओर से हो कि जब बारिश हो तो पानी घर में कीचड़ पैदा न करे, नालियों की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था हो और सामुदायिक भवन हो। आपके हर प्रखंड में एक ऐसा सामुदायिक भवन जहां आदमी अपना कोई भी सांस्कृतिक या वैवाहिक कार्यक्रम मुफ्त में कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल हो, ऐसा अस्पताल कि कोई अगर कोनवाई में बीमार पड़े तो अपने अस्पताल में ही जाकर उसका समुचित इलाज करा पाए, उसको रांची जाने की जरूरत ना पड़े या उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे चिकित्सक घूम रहे हैं जिनका पेट का सवाल है और वो डिग्री नहीं होने के बावजूद आपका इलाज कर रहे हैं। वो इलाज लेने वाला भी मजबूर है और इलाज करने वाला भी मजबूर है, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं होने के कारण आप बीमारी से भी मर रहे हैं, आपके लोग बीमारी से ग्रस्त हैं और बहुत मोटा पैसा आपको शहर में जाकर चुकाना पड़ता है। अगर किसी के घर में कोई सीरियस होता है तो वो सीधे यही सोचता कि अब जमीन बेचने का बारी आ गया है या घर का गहना रखने का बारी आ गया है, क्योंकि मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया है। ये तब होता है जब आपको अपने आसपास के अस्पताल पर भरोसा नहीं होता और आप इलाज कराने के लिए शहर से बाहर जाते हैं दूसरे शहर में। रांची राजधानी है झारखंड का, उससे इतना सटा हुआ कि 2 से ढाई घंटे में इंसान पाकी पहुंच जाता और यहाँ से रांची पहुंच जाता है। इतना सटने के बावजूद भी पाकी एक ऐसा मानचित्र में, झारखंड के मानचित्र में एक पिछड़े वर्ग में आता है, बहुत ही पिछड़े वर्ग में आता है। थोड़ी सी बारिश नहीं हुई तो अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां हावी हो रही हैं, लेकिन किसी ने अकाल ग्रस्त इसको घोषित करने का काम आज तक नहीं किया है। अकाल प्रकृति के हिसाब से आती जाती रहती है। बारिश कम होना, ज्यादा होना यह प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अकाल का सामना न करना पड़े, इसीलिए जनप्रतिनिधि को वोट देकर आप जिताते हैं। क्या आपके जीते हुए जनप्रतिनिधि ने आपके खेतों की रक्षा के लिए क्या किसी ने सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की? कहीं कोई जल मीनार है आपका जहां अगर कम बारिश हो तो वहां पे आप सिंचाई मुफ्त में कर पाए? मेरा एक कार्यक्रम के दौरान डीसी साहब से बहस सिर्फ इस बात से हो गया कि मुझसे एक ग्रामीण ने शिकायत की कि सर हम अपना खेत पटाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा आके रोक दिया, बोला कि खेत बोरिंग से आप पानी नहीं निकाल सकते। ये मुझे समझ में ही नहीं आया कि धरती के अंदर का पानी अगर कोई किसान अपना तेल का पैसा लगा के खेत पटाना चाहता है, इसको कोई रोक क्यों रहा है? और सिर्फ इसलिए रोक रहा है क्योंकि उसको डर है कि पानी का जलस्तर और नीचे चला जाएगा और पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये किस कारण से बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, ये मेरे समझ से परे था, लेकिन बहुत ही खराब स्थिति थी कि खेत में अकाल पड़ा है लेकिन कोई पटाने भी नहीं दे रहा है। उस समय भी आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए जागा नहीं, उसके पास फंड है लेकिन पता नहीं किस चीज का उसको घमंड है कि उसको क्षेत्र की जनता जिसके सामने उसने हाथ जोड़कर वोट मांगे थे, आज वो हाथ खड़ा कर लेता है। विकास के नाम पर हाथ खड़ा करने वाला जनप्रतिनिधि चुनावी बरसाती में मेंढक बनकर फिर फुदकने आएगा आपके पास, फिर चमकाएगा 10 तरह के गाड़ी और 10 गो बॉडीगार्ड, फिर आपसे अच्छी वादे करेगा और विकास का वादा करेगा। अगर आप फिर से अगर उस भंवर में फंसने को तैयार है तो ये परिस्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि जिसकी मानसिकता, अब आप सोचिए कि मेरे घर पर सैकड़ों लाइट चमक रहे हैं और जिसने मुझे सैकड़ों लाइट देने लायक, मेरे घर में अगर सैकड़ों लाइट चमक रहा है और किसी ने अगर मुझे इस लायक बनाया है और उसका घर अंधेरे में है, यानी आपके जीते हुए प्रतिनिधि का जाकर देख लीजिएगा कि उसके घर पे 72 लाइट चमकता है, लेकिन उसी के विधानसभा का एक बड़ा गांव अंधेरे में जीता है। और एक दिन 2 दिन से नहीं, आप गोविंदी में जाकर देखिए, आज भी वहां पर 3 महीने हो गए लोग अंधेरे में ही हैं, वहां एक ट्रांसफार्मर नहीं बनता है। मैं जहां जहां गया मैंने प्रशासन से बात करके
मैंने 2-3 जगह पे ट्रांसफार्मर या तो बनवाने का काम किया तो लगवाने का काम किया, लेकिन ऐसी समस्याएं इतनी जगह है कि प्रशासन भी हाथ खड़े कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं गोविंदी भी जाने वाला हूं और वहां की भी जो समस्याएं हैं बिजली को लेकर मैं उसे भी उठाने वाला हूं और बहुत जल्द उसे भी दूर करूंगा। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सभी बुद्धिजीवियों से कि ITI जो कॉलेज है ये कोई राजनीतिक इसको मुद्दा ना बनने दें, बल्कि एक भाईचारे के तहत इसको मुद्दा बनाएं। मैंने इस कमेटी की शुरुआत करने वाले जो 4-5 लोग हैं, मैंने इनको उपाय कुछ बताए हैं। पहला उपाय ये है कि अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं तो 5000 भीड़ लेकर आइए। मैं ये रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, 5000 भीड़ लेकर आइए। मैं माननीय मंत्री जी को लेकर आऊंगा और आपके क्षेत्र में उसी दिन शिलान्यास करवा दूंगा। ये एक तरीका है, लेकिन मैं ये 4थी बार आ रहा हूँ इस टाइप की मीटिंग में। यह मेरा पहला अनुभव है कि एक ही काम के लिए मैं 4 बार आया हूँ। 4 बार में लोगों की संख्या बस घिसट कर बढ़ रहा है। कल 15 थे, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए, फिर 40 हुए, आज 100 हुए। लोग जाग नहीं रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे कोई डांस कार्यक्रम रखवाता, भोज का कार्यक्रम रखवाता तो हो सकता था ठेलम ठेला भीड़ होता। लेकिन जब अच्छी बातें करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य की बातें करने की बात होगी तो बहुत सारे लोग समझना ही नहीं चाहते और आना भी नहीं चाहते। लेकिन जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। आप इस संख्या को कम मत समझिए। आपके मंच पर ऐसे भी जनप्रतिनिधि बैठी हुई हैं, किरण जी, जिन्होंने 5000 वोट लाए थे, और तो समझिए कि अगर ये यहाँ बैठी हैं तो 5000 लोग भी इनके साथ बैठा है। आप ऐसे देखिए, आपके पीछे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति हैं, या जिला परिषद के सदस्य हैं, या पंचायत समिति के सदस्य हैं, या शिक्षक हैं, इनके पीछे एक भीड़ है। और ये जाकर अगर आज यहाँ बैठे हैं और इतने देर से बैठे हैं तो इनके साथ, इनके पीछे जो भीड़ है, इनके जो अपने लोग हैं, उनको भी आप देखिए। तो मैं किनको देख रहा हूँ? मैं उन 5000 लोगों को भी देख रहा हूँ जिनकी प्रतिनिधि करने वाली महिला यहाँ बैठी है, या फिर वैसे मुखिया लोगों को देख रहा हूँ जो चुनाव लड़ते हैं, जो हजार वोट लेकर आते हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ। तो मैं इस सारी संख्या को देखने के बाद ये कहना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम असफल नहीं, सफल है। क्योंकि यहाँ पर आम जनता की भीड़ नहीं, खास जनता की भीड़ है। और ये भीड़, हमको पता है कि एक ऐसा उलगुलान बनेगा, एक ऐसा तांडव करेगा कि ITI कॉलेज आपके जहां बताओगे वही बनेगा। बस एक बार सभी को जागने की जरूरत है। तो मेरा एक तरीका यह है कि आप 5000 से 10,000 की संख्या में आइए। मैं उसी दिन शिलान्यास करवा दूंगा। जिस दिन शिलान्यास हो जाएगा आपका कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, तरीका यह है कि अगर आप सक्षम नहीं है 5000 भीड़ बुलाने के लिए, है तरीका, अगर मुझे धोखा देना पड़े अपने मंत्री जी को तो तरीके और भी हैं भीड़ बुलाने के। लेकिन मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा कि भीड़ मैं कुछ और बोलकर बुलाऊं, काम कुछ और कर जाऊं। मैं सच्चा भीड़ बुलाना चाहता हूं, क्योंकि बात एक बहुत बड़े कॉलेज की है। कोई 4 रूम का ये कॉलेज नहीं खुलेगा। कॉलेज ऐसा खुलेगा जिससे आपके क्षेत्र का पहचान बन जाएगा, वो आपका पता बन जाएगा। इसीलिए छोटी बात नहीं है। ये बड़ा काम करने का पहला तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका यह है कि एक कमेटी का निर्माण कीजिए। कमेटी भी ऐसे लोगों को रखिए जो सक्षम है। सक्षम किस मामले में है कि अगर उनको आना जाना पड़े तो उनको चंदा चकारी करने की जरूरत ना पड़े। तो 25 लोगों को एक ऐसा टीम बनाइए और उन 25 को जिम्मा दीजिए कि जब भी कोई कार्यक्रम हो अगला, तो कम से कम 10 आदमी एक मेंबर लेकर आए अपने जिम्मा पर, और फिर उनके 10 को जगाए, उनको काम दे। वो काम हम लोग आगे भी बताएंगे कैसे हम लोग भीड़ को, अगर आ नहीं रहा है, आपके पर्चे बांटने से आप लोगों ने, बहुत बुजुर्ग लोग बेचारे गिर गए,
लखन चाचा, सतानंद चाचा बाइक से गिर गए। ये प्रवचन जो आपने छपवाया था रसीद कार्यक्रम का, वो रसीद बांटने के क्रम में इनको चोट लगा और बहुत कड़ी मेहनत इन्होंने किया कि किसी तरह लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन इसको असफल नहीं कहेंगे क्योंकि आपने जो काम किया वो कर गया। क्योंकि जनता आए ना आए, जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। अगर जनप्रतिनिधि जाग रहे हैं तो जनता पहले से जागे हुई है अपने जनप्रतिनिधि के साथ। तो 25 लोगों का कमेटी तैयार कीजिए और 25 लोगों का कमेटी जब तैयार हो जाए तो उस संस्था को रजिस्ट्रेशन करा देंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब उसका सरकारी मान्यता उसको लेना जरूरी है। अगर आप टेक्निकल वे में आइएगा तो पहले उस संस्था को बनाइए और उस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं आपका मीटिंग अपने आई मिनिस्टर, कौशल विकास विभाग, तकनीकी विभाग जो देख रहे हैं माननीय सत्यानंद भुक्ता, उनके कार्यालय में मैं आप इस कमेटी का मीटिंग रखूंगा और मीटिंग के माध्यम से उनको मैं बताने का काम करूंगा कि ये कमेटी रजिस्टर्ड है, इसमें इतने मेंबर हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी मांग को रखना चाहते हैं। जब रजिस्टर्ड कमेटी के द्वारा जब प्रतिनिधि मिलेंगे तो भी वो काम करेगा और उस पर भी मंत्रालय गंभीरता से सोचेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कमेटी की जो आप 25 का कमेटी बनाएंगे वो कमेटी को मिलवाने का अच्छा मैसेज उनको खुशखबरी के रूप में माननीय मंत्री जी कहें कि ठीक है मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा और जगह आप दिखाने का काम करें, कॉलेज वहीं बनाऊंगा। तो 25 लोगों का जो कमेटी तैयार हो वैसे लोग ही इसमें आए जो सिर्फ मंच को देखने के। यहाँ पर मंच पर मंचासीन लोगों से मेरा निवेदन यही है कि मजबूरी में अपना नाम मत दीजिएगा। अगर 5 से आज 100 आदमी हुआ है तो ये 500 5000 भी होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसे कोई लोग कमेटी में मत आइएगा जो सिर्फ प्रेशर में हो कि नहीं फलानवा ने बोला है, अब उसका मुंह देख रहे हैं, अगर ओकर मुँहे देख के ओकर नाम दे दो यार, बाद में उसको टरका देंगे। आप मन में मत सोचिएगा। अगर आप नाम दे रहे हैं तो आपको आना होगा। जिस मीटिंग में अगर आप नहीं आए तो आप अपना प्रतिनिधि आपको भेजना होगा, और अगर आप भी नहीं आए और आपका प्रतिनिधि भी नहीं आया, आपको तत्काल उसी दिन हटाकर आपको सूचना दे दिया जाएगा कि महानुभाव आपको अविलंब निष्कासित कर दिया गया है, आप अपना काम पहले देखें। तो ये चीज भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आप अगर अपना नाम दे रहे हैं और आप उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, जो इस कॉलेज को लेकर आंदोलन करने वाले हैं हम लोग, और इस आंदोलन को मैं उस बुलंदी पर लेके जाना चाहता हूं कि हर जन जन तक, जैसे आपने सुना था कुछ लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो ज्यादा भीड़ होता है तो चर्चा का विषय बन जाता है कि वो कार्यक्रम हुआ था और ये फलाना चीज के लिए हुआ था। उसी तरह जब हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे तो इसका नाम भी दूर दूर तक जाएगा कि हाँ कॉलेज के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये इतना अच्छा काम है कि कोई खुलकर आपको गाली ही नहीं दे पाएगा। आपका विरोधी भी होगा तो आपको गाली भी नहीं दे पाएगा, गुस्सा भी खराब काम कर रहा है। कुछ और काम कर रहे हो तो बोल देता, 10 आदमी शिकायत करता, अरे फलानवा ऐसे करता है, चिलनवा ऐसे करता है, अरे वो ऐसे इसके लालच में गया, उसके लालच में गया। लेकिन वो बुराई नहीं कर पाएगा कि आपका मनसा इतना अच्छा है। पूछेगा कि कहाँ जाता है जी, इतना 4 को 5 आदमी लेके, तो मुंह से यही बात निकलेगा कॉलेज बनाने का एक आंदोलन हो रहा है। तो कितना अच्छा लगेगा कि कॉलेज बनाने का आंदोलन एक ऐसा पवित्र आंदोलन है जिसके बन जाने से आपके आने वाले वंशज नाम लेंगे। जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा कि जो लोग अपनी सहभागिता निभाएंगे, कॉलेज प्रांगण में एक शिलापट का निर्माण करके उस शिलापट पर उन सभी लोगों का नाम तब तक लिखा रहेगा जब तक ये कॉलेज रहेगा। इससे बड़ा सम्मान कमेटी को नहीं मिलने वाला है। यानी आपने कॉलेज को बनाने में जो योगदान दिया है, उस समय हम सरकार से भी ये भी मांग रखेंगे कि जितने भी आंदोलनकारी सदस्य हैं उनका नाम कॉलेज के शिलापट पर शिलान्यास के बगल में लगाया जाए, ताकि जिस दिन शिलान्यास को कोई देखे तो बगल में उन लोगों का भी नाम लिखा रहे, पूरे पते के साथ, पिता के नाम के साथ, कि उन्होंने इस कॉलेज में
अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और जब 150 साल बाद 100 साल बाद आपका परपोता उस कॉलेज में पढ़ने आए तो गर्व से अपने सहपाठी को दिखाए कि देखो मेरे परदादा का नाम यहाँ लिखा हुआ है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा था, इस कॉलेज को बनाने में मेरे परदादा न्यौछावर हो गए। तो ये सम्मान भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इस कमेटी में जितने भी लोग और सदस्य होंगे, सिर्फ मेन लोगों का नाम नहीं लिखा जाएगा, हर एक सदस्य का नाम लिखा जाएगा। चाहे उसकी संख्या हजारों में हो तो हजारों शिलापट बनाए जाएंगे, उस पर नाम लिखे जाएंगे। किसी को भी हम नहीं छोड़ने का काम करेंगे। तो 25 लोग इस कमेटी में अपना नाम दे अपनी स्वेच्छा से, और अपने क्षेत्र को ऐसे लोगों की मौजूदगी में क्षेत्र का विकास के बारे में सोचे। राष्ट्रीय जनता दल मोकामा सीट बिहार में आज जीत चुकी है 22,000 वोटों से। उन्होंने फिर से, हमने बिहार में आज एक नया सीट जीतने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी बिहार के कार्यकर्तागण हैं जिन्होंने मोकामा सीट को जीतने में अथक प्रयास किया, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सबों को बधाई देता हूं कि जिस तरह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, ठीक उसी तरह हमारे पाकी विधानसभा को राष्ट्रीय जनता दल ने पहला विधायक देने का काम किया था। और जो भी 2 बड़े बड़े विधायक इस क्षेत्र में हुए उनको भी राष्ट्रीय जनता दल ने ही बनाने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाम बनाने के बाद ही कहीं वो और गए और अलग काम किए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से ऐसे दोनों महान विधायक जो आपके क्षेत्र से हुए, उनका जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल से था। और आगे भी वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी आने वाली पीढ़ियां ये नाम उनसे नहीं हटने वाला है। और राष्ट्रीय जनता दल आपको फिर से बताने जा रहा है कि हम आपके क्षेत्र में सिंचाई को लेकर आए हैं, उसकी समस्या को लेकर आए हैं, दवाई को लेकर आए हैं, उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर आए हैं, सुनवाई को लेकर आए हैं, उससे जुड़ी समस्या को लेकर आए हैं, कार्रवाई को लेकर आए हैं। दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, और जब तक न्याय और सुनवाई इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा, निसंदेह यहाँ का विकास असंभव है। ये मेरा अपना कार्यक्रम में मैं एक बात हमेशा उठाता हूं कि पाकी को अनुमंडल बनाया जाए। जब पाकी अनुमंडल बन जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं सरकारी तंत्र द्वारा पहुंचने लगेगी। तो आज के कार्यक्रम में मैं यहाँ की कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं और यहाँ पे बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में एक और मुद्दा आप जोड़िए, और ये मुद्दा साथ साथ चलेगा। पहला जो आपने ये मुद्दा रखा है ITI कॉलेज बनाने का, और दूसरा मैं अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि पाकी को अनुमंडल घोषित करना चाहिए। और हमारा मुद्दा इस मुद्दे के साथ जोड़ दिया जाए कि मैं पूरी कमेटी से आग्रह करता हूं कि पाकी को अनुमंडल बनाने का जो संघर्ष है वो हमारा भी संघर्ष है, और ITI कॉलेज के साथ पाकी को अनुमंडल बनाओ अभियान भी चलेगा। और पाकी को अनुमंडल बनाना और अपने क्षेत्र में ITI कॉलेज खोलना, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप मुद्दों को लेकर बैठे तो ये 2 मुद्दे लेकर ही बैठे। पाकी अनुमंडल भी एक आवश्यक मुद्दा है और ITI कॉलेज खोलना भी एक आवश्यक मुद्दा है। दोनों मुद्दा को लेकर चले। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात बताकर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, डॉक्टर एसोसिएशन JDA का, झारखंड डॉक्टर एसोसिएशन का, और उसके बाद मैं अपनी पार्टी से, अपने संगठन से चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं आपकी मदद तब से कर रहा हूं जब से इस क्षेत्र में आया हूं। पिछले 2-2.5 साल से मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूं और आपके सुख दुख का साथी हूं।
आपको जब भी, भगवान ना करे कि आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े, लेकिन जब भी आप रांची जैसे प्रदेश में अपने परिजनों के साथ फंसते हैं तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए। मैं आपको अपना नंबर देता हूं। मैं आपको पैसे कम कराने से लेकर वहां पर मौजूद जितने भी बड़े डॉक्टर होंगे उनको आपकी सेवा में लगाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा। तो मेरा नंबर है और आप किसी भी समय में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी समय में लगता है कि अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। अगर मैं कॉल बैक नहीं कर पाता किसी भी कारण से तो आप मुझे मैसेज छोड़िएगा, मैं निसंदेह आपको फ़ोन करूंगा। मेरा नंबर है 9431923837 9431923837। कोई भी समस्या हो आपसे, आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई, आप मुझे बताएं। आपकी समस्या मेरी समस्या बनेगी और ये सिर्फ भाषण नहीं है। अपने ही लोगों से आप सुन लीजिएगा कि मैंने जब भी किसी समस्या को लिया है उसका पूरी तरह से निष्पादन किया है। मैं ITI कॉलेज का समस्या जो है इस क्षेत्र का, मैं इसको लेता हूं और इसका जल्द से जल्द समाधान करके आपको दूंगा। आपका मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। और इस कमेटी का निर्माण के बाद, इसका तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र में लाने का भरसक प्रयास करूंगा। और अगर उसके पहले